हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ईडीयू मेथड ऑफिशियल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए कंप्लीट इतिहास पढ़ा रहा हूं। और दोस्त, हम जो पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं वो हम सम्राट अशोक के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। जितने भी हमारे उनसे बनने वाले क्वेश्चन थे हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिए हैं। दोस्तों, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है, लगभग हमारी 14 वीडियो हो चुकी हैं और जो आज की हमारी वीडियो है वो हमारी 15वीं वीडियो है। ठीक है, जिन बच्चों ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो जाकर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं आपकी पूरी प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो आई बटन में भी दे दूंगा। तो दोस्त, आज की वीडियो में हम जो पढ़ेंगे कणु वंश के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद इसी वीडियो में हम सातवाहन वंश, जिसको आंध्र के सातवाहन वंश भी कहा जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और आपने सुना होगा एक शासक का नाम, जिसका नाम है गौतमीपुत्र सतकर्णी प्रथम। ठीक है, बहुत प्रतापी शासक रहे हैं वो, इसी आंध्र सातवाहन वंश के शासक रहे हैं। तो उनके बारे में भी हम बहुत अच्छे तरीके से आज जानने वाले हैं। जिन प्यारे बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए बच्चे, शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कणु वंश। कणु वंश की अगर मैं बात करें समय सीमा की, देखिए इसका जो समय सीमा है 73 बीसी से लगाकर 30 बीसी तक इसका समय हो जाता है। किसकी? कणु वंश की। ठीक है, अगर मैं बात करूं कणु वंश के संस्थापक की, यानी कि कणु वंश की स्थापना किसने करी थी, ये थे वासुदेव। कौन थे? वासुदेव। वासुदेव ने कणु वंश की स्थापना करी थी, जिनको फादर ऑफ कणु वंश कहा जाता है। और अगर मैं बात करूं इसके अंतिम शासक की, देखिए कणु वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? सुशर्मन था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ज्यादा इनसे क्या पूछा जाता है? ज्यादा इनसे आपका संस्थापक और आपका अंतिम शासक पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे क्या हुआ था? आगे जो ये कणु वंश है, इसका जो संस्थापक है, मैंने आपको वासुदेव बताया है। इसने क्या किया था? इसने इसने इसकी दो राजधानियां बनाई थी। ठीक है, दो राजधानियां कौन कौन सी बनाई थी? एक तो आपकी पाटलिपुत्र बनाई थी और एक आपकी विदिशा बनाई थी। ठीक है, ये बात किसकी चल रही है? ये बात चल रही है मगध साम्राज्य की। ठीक है, मगध साम्राज्य पर जो है कणु वंश के संस्थापक वासुदेव ने कौन कौन सी राजधानियां बनाई? एक तो आपकी पाटलिपुत्र बनाई, एक आपकी विदिशा बनाई। उम्मीद करता हूं आप सभी को इतना क्लियर हो गया होगा। कणु वंश के बारे में तो आपके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट था। ठीक है, आगे देखिए, आगे आता है हमारा सातवाहन वंश। ठीक है, कौन सा वंश है हमारा? देखिए बच्चे, सातवाहन वंश, जिसको कहा जाता है आंध्र का सातवाहन वंश। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके संस्थापक की, जो सातवाहन वंश है इसकी स्थापना किसने करी थी? इसकी स्थापना सिमुक ने करी थी। ठीक है, सिमुक ने करी थी। किसकी हत्या करी थी? इसने ही सुशर्मन की हत्या करी थी। ठीक है, सुशर्मन कौन था? सुशर्मन मैंने ऊपर अभी आपको बताया है, सुशर्मन था कणु वंश का अंतिम संस्थापक। ठीक है, कौन था ये? कणु वंश का ये अंतिम संस्थापक था, सॉरी शासक था। कणु वंश का अंतिम शासक कौन था? ये सुशर्मन था, जिसकी हत्या सिमुक ने कर दी। और सिमुक ने अब मगध साम्राज्य पर एक नए वंश, सातवाहन वंश या आंध्र सातवाहन वंश की नींव डाली। ठीक है, और जो ये सातवाहन वंश है, इन्होंने मगध पर 300 वर्षों तक शासन किया। सबसे बड़ा जो शासनकाल है वो किसका है? वो 300 वर्ष का इन्हीं का है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें इनकी भाषा की, जो ये इनकी भाषा थी, इनकी भाषा प्राकृत थी। प्राकृत ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, प्राकृत थी। और इनका धर्म क्या था? इनका धर्म था ब्राह्मण। किसका? सिमुक का। सिमुक का धर्म कौन सा था? ब्राह्मण वंश, ब्राह्मण था। और अब क्या होता है? अब मगध साम्राज्य पर पहले ब्राह्मण वंश की स्थापना हो चुकी है। पहला ब्राह्मण वंश कौन सा है? ये भी आपका सातवाहन वंश ही है। ठीक है, क्योंकि जो सिमुक है ये कौन है? ये सिमुक एक ब्राह्मण है। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने इन्होंने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान को बनाया। प्रतिष्ठान को ही कहते हैं पैठान। क्या कहते हैं? पैठान के नाम से भी प्रतिष्ठान को ही जाना जाता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। और जो ये राजधानी इनकी प्रतिष्ठान थी, ये गोदावरी नदी के तट पर थी। यानी कि गोदावरी नदी के किनारे कौन सी राजधानी थी? प्रतिष्ठान थी, जो किन्होंने बनाई थी? जो सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक ने बनाई थी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे देखिए, आगे है सातवाहन वंश के बारे में कुछ अभिलेखों से जानकारी मिलती है। यानी कि हमें कुछ अभिलेख प्राप्त हुए जिनसे पता चलता है कि मगध साम्राज्य पर जो है सातवाहन वंशों ने भी शासन किया है।
ठीक है। तो इनमें पहला जो अभिलेख है वो है हमारा नागनिका अभिलेख। ठीक है, इस अभिलेख से हमें पता चलता है कि सातवाहन वंश ने जो है मगध साम्राज्य पर शासन किया है। उसके बाद हमें जो आगे मिलता है अभिलेख वो है नासिक अभिलेख, बहुत इंपोर्टेंट है। और तीसरा है हमारा हाथी गुम्फा अभिलेख। यहाँ से क्या इंपोर्टेंट है, हाथी गुम्फा अभिलेख में क्या है, भारतवर्ष का जिक्र है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है, ये है आपका हाथी गुम्फा अभिलेख में। ठीक है, और हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ये किसके बारे में बताता है, ये आपका सातवाहन वंश के बारे में भी बताता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब आता है सिमुक का उत्तराधिकारी। देखिए सिमुक का उत्तराधिकारी कौन था, सतकर्णी प्रथम था। ठीक है, देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सतकर्णी प्रथम किसका पुत्र था, ये था आपका सिमुक का। किसका, सिमुक का पुत्र था सतकर्णी प्रथम। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखिए सतकर्णी प्रथम की कुछ उपाधियां हैं। देखिए जैसे इनको कहा जाता है दक्षिणा पथपति। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिणा पथपति के नाम से किसको जाना जाता है, ये जाना जाता है सतकर्णी प्रथम को, बहुत प्रतापी शासक है। उसके बाद देखिए जो ये सतकर्णी प्रथम है इसने क्या किया था, सतकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि 2 अश्वमेध यज्ञ किसने कराए, सतकर्णी प्रथम ने कराए। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, देखिए अश्वमेध यज्ञ होता है जैसे सतकर्णी प्रथम है, सतकर्णी प्रथम ने अपना एक घोड़ा छोड़ा। ठीक है, अपना एक घोड़ा छोड़ दिया और जहां तक भी ये घोड़ा जाएगा, जिस सीमा में भी ये जाता रहेगा, वो जो सीमा है वो सतकर्णी प्रथम की होती रहेगी। और जो कोई भी शासक इस घोड़े को रोकेगा, तो सपोज करो जो कोई भी शासक इसे घोड़े को रोकेगा वो क्या करेगा, वो सीधा सतकर्णी प्रथम को चुनौती देगा। यानी कि इस घोड़े को रोकना उस राजा को चुनौती देने के बराबर है, फिर उस राजा के साथ क्या करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है अश्वमेध युद्ध। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसने कितने युद्ध कराए, ऐसे 2 अश्वमेध युद्ध कराए। ठीक है, उसके बाद सतकर्णी प्रथम ने अपनी राजधानी अमरावती को बनाया, यानी कि इसने अपनी राजधानी भी चेंज कर दी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सतकर्णी प्रथम का एल्डर सैरागोन नाम, ये एक पुस्तक है पेरिफिल्स ऑफ द अरेबियन। ये एक पुस्तक है जिसमें सतकर्णी प्रथम का नाम क्या मिलता है, इसका नाम मिलता है एल्डर सैरागोन। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट पुस्तक है। आपसे देखिए कैसे पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सतकर्णी प्रथम का नाम एल्डर सैरागोन किस पुस्तक में बताया गया है, यह बताया गया है पेरिफिल्स ऑफ द अरेबियन सी। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है। देखिए आगे क्या हुआ था, आगे सतकर्णी प्रथम ने कुछ कार्य किए। कौन कौन से कार्य किए, देखिए सतकर्णी प्रथम ने भूमि दान की प्रथा प्रारंभ की। यानी कि भूमि दान में देना किसने प्रारंभ किया, सतकर्णी प्रथम ने शुरू कर दिया। ठीक है, इस बात की जानकारी हमें नानाघाट अभिलेख से प्राप्त होती है। यह अभिलेख सतकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका ने जारी कराया था। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन देखिए यहाँ से कितने मिले। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको मिला कि भूमि दान की प्रथा किसने शुरू की, सतकर्णी प्रथम ने शुरू की। और इस बात की जानकारी हमें किससे मिलती है, नानाघाट अभिलेख से मिलती है। और ये नानाघाट अभिलेख जो है सतकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका के द्वारा जारी कराया गया था। ठीक है, उसके बाद आपको एक इंपोर्टेंट व्यक्ति का नाम याद रखना है, होल। ठीक है, ये होल कौन था, ये एक संस्कृत का विद्वान था। ठीक है, कौन था ये, एक संस्कृत का विद्वान था। इसने क्या लिखा था, इसने ही गाथा सप्तशती की रचना करी थी। इसलिए इंपोर्टेंट है कि गाथा सप्तशती की रचना किसने करी थी, होल ने की थी। ठीक है, क्योंकि एक संस्कृत विद्वान था। और किस भाषा में करी थी, प्राकृत भाषा में करी थी। ठीक है, और आगे देखिए सातवाहन वंश को ही अंधकार युग भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है ये भी। दोस्तों एक भी क्वेश्चन जो है आपका फालतू का नहीं है, बिल्कुल आपके एग्जाम ओरिएंटेड मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, फालतू की बातें कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, देखिए सातवाहन वंश को कौन सा युग कहा जाता है, अंधकार युग कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इसके दरबार में 2 विद्वान रहते थे। ठीक है, जो सतकर्णी प्रथम है, इसके
जो उसका दरबार है, इसके दरबार में दो विद्वान रहते थे। देखिए दो विद्वान कौन कौन से हैं, एक सरोवर्मन था, दूसरा गुडाढ्य था। ठीक है, गुडाढ्य क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए इसने क्या किया था, गुडाढ्य ने ही बृहत कथा लिखी थी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बृहत कथा किसने लिखी है, गुडाढ्य ने लिखी है। ठीक है, ये बृहत कथा क्यों इंपॉर्टेंट है वो देखिए। इसी के आधार पर विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र पुस्तक की रचना करी है। ठीक है, पंचतंत्र पुस्तक की रचना किसके आधार पर की है, बृहत कथा के आधार पर की है। इसीलिए ये बृहत कथा इंपॉर्टेंट है, जो किसके द्वारा लिखी गई है, जो कि गुडाढ्य के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, जो कि सतकर्णी प्रथम के दरबार का एक विद्वान था। ठीक है, ये इतनी बात जो है ये हमारे सतकर्णी प्रथम के बारे में थी। अब आते हैं गौतमीपुत्र सतकर्णी पर। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट शासक है गौतमीपुत्र सतकर्णी। ठीक है, ये पहले शासक है जिन्होंने अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम जोड़ा। देखिए इनका जो नाम है वैसे सतकर्णी है, लेकिन इनकी माता का नाम गौतमी है, इसलिए इनको कहा जाता है गौतमीपुत्र सतकर्णी। ठीक है, ये कौन थे, ये सातवाहन वंश के जो है 23वें शासक थे। ठीक है, 23वें नंबर के शासक थे। इसी को सातवाहन वंश का पुनर्संस्थापक कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सातवाहन वंश का पुनर्संस्थापक किसे कहा जाता है, तो गौतमीपुत्र सतकर्णी को कहा जाता है। क्योंकि उस टाइम पर क्या हुआ था, उस टाइम पे जो ये सातवाहन वंश था बड़ा ही कमजोर पड़ गया था, लेकिन जब से गौतमीपुत्र सतकर्णी ने जन्म लिया था तब से ही इन्होंने जो है इसको दोबारा से स्थापित करने का काम किया है, इसलिए इसको पुनर्संस्थापक कहा जाता है सातवाहन वंश का। ठीक है, अब आगे इनकी जो इम्पोर्टेंट उपाधि है वो देखिए। इनको कहा जाता है अद्वितीय ब्राह्मण। ठीक है, एका ब्राह्मण भी इन्हीं को कहा जाता है, और त्रिसमुद्रपति भी इन्हीं को कहा जाता है, और वेंकटक स्वामी। सारी ही उपाधियां बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आपको याद रखनी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अद्वितीय ब्राह्मण किसे कहा जाता है, गौतमीपुत्र सतकर्णी को कहा जाता है। ऐसे ही इनको एका ब्राह्मण कहा जाता है, त्रिसमुद्रपति कहा जाता है, और वेंकटक स्वामी भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे जो हमारे ये गौतमीपुत्र सतकर्णी है, अगर मैं बात करूं इनकी माता, देखिए इनकी माता का नाम क्या है, इनकी माता का नाम बलश्री है। ठीक है, बलश्री। ठीक है, इनकी माता का नाम बलश्री है। इस बात का जो है हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, इस बात की जानकारी हमें नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे जो इम्पोर्टेंट बात है इनके बारे में देखिए, यह अपने पुत्र के साथ संयुक्त रूप से शासी कर रही है। मतलब जो ये बलश्री थी, बलश्री ने क्या किया, गौतमीपुत्र सतकर्णी के साथ मिलकर जो है दोनों ने संयुक्त रूप से जो है आपका शासन किया है। ठीक है, और इनका अगर मैं बात करूं समाज की, इनका समाज पितृसत्तात्मक था। कभी आप सोचने लगो कि इसकी माता ने इसके साथ शासन किया तो समाज मात्र सत्तात्मक होगा, लेकिन इनका जो समाज है वो पितृसत्तात्मक था। ठीक है, आगे क्या हुआ था, इसने शक शासक नहपान को हराया था। इसके समय पे एक शक शासक आया था नहपान, जिसने जो है इस पर हमला किया था, लेकिन इसने उसको धूल चटा के जो है उसको मात दे दी थी। ठीक है, ये बहुत प्रतापी शासक था, इसीलिए इसको सातवाहन वंश का पुनर्संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो शासक आते हैं ये आते हैं वशिष्ठिपुत्र सतकर्णी। ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है क्योंकि इनके बारे में ज्यादा नहीं पूछा जाता। ठीक है, देखिए यह रुद्रदामन से पराजित हुआ। इसके समय पे क्या हुआ था, इसके समय पे रुद्रदामन का हमला हुआ था और इसने उसको पराजित कर दिया था। ठीक है, और सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था, विजय था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था, विजय था। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक, जो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, बहुत ध्यान से पढ़ा होगा। और दोस्त अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों मैं आपको कंप्लीट इतिहास इसी तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ना है, ध्यान रखिए।